हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार आपका एक बार फिर से हमारे उत्कर्ष नर्सिंग के लाइव क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, हमारी क्लास आज रहने वाली है पीडियाट्रिक नर्सिंग पे। एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एंड इससे पहले हम पीडियाट्रिक क्लासेज के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया है एंड RH इनकम्पटिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। सो सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो आज की क्लास में डिस्कस करते हैं हम हाइपर बिलिरुबिनेमिया के बारे में, ठीक है ना। हाइपर बिलिरुबिनेमिया ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है एंड एग्जाम में यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं एंड BSc स्टैंडर्ड पे यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या फिर पीडियाट्रिक्स, ओके। और इसका जो टॉपिक होगा हमारा रहने वाला है हाइपर बिलिरुबिनेमिया या फिर जॉन्डिस भी कहते हैं ऐसी कंडीशन में। तो हाइपर बिलिरुबिनेमिया, इस वर्ड से मीनिंग पता चल जाएगी हमारे को कि इस कंडीशन के अंदर हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं एंड कैसे इसकी पैथोलॉजी को डिस्कस करते हैं, कैसे यहाँ पे साइन सिम्टम्स बनते हैं और पर्सन के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। और यहाँ से जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड पूछे गए क्वेश्चन उनके बारे में सभी डिस्कस करेंगे। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहले इस वर्ड्स का मतलब समझिए आप, हाइपर का मतलब क्या होता है, बिलिरुबिन क्या है, यहाँ पे ईमिया का वर्ड मतलब क्या है। हाइपर का मतलब होता है अगर किसी चीज़ का हमारी बॉडी के अंदर लेवल बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइपर। एंड हाइपो का मतलब होता है अगर किसी चीज़ का लेवल हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइपो। तो यहाँ पे हाइपर का मतलब हो गया इंक्रीज। एंड बिलिरुबिन ये एक पिगमेंट है और ये एंड प्रोडक्ट कहलाता है किसका, RBC का। एंड प्रोडक्ट किसको कहते हैं, बिलिरुबिन को। ये बिलिरुबिन का जनरेशन कैसे हुआ है, यहाँ पे किसके से किसका प्रोडक्शन होता है, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बॉडी के अंदर हाइपर बिलिरुबिनेमिया कंडीशन देखने को मिलती है। बिलिरुबिन, तो यहाँ पे बिलिरुबिन एक पिगमेंट है, ठीक है। एंड ईमिया का मतलब होता है इसका लेवल कहाँ बढ़ा हुआ है, हमारे ब्लड के अंदर। तो सिंपल से डेफिनेशन बनती है इंक्रीज बिलिरुबिन पिगमेंट इन द ब्लड विच इज नोन एज हाइपर बिलिरुबिनेमिया। तो सबसे पहले इस वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये बिलिरुबिन क्या है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। सो आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर जो ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ाया था एंड RH इनकम्पटिबिलिटी पढ़ाई थी, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि हीमोलाइसिस की कंडीशन में क्या क्या होता है, ठीक है। तो जब हमारे ब्लड के अंदर RBC सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनका परसेंटेज होता है 44%, ठीक है। RBC क्या होती है, जब उनका लाइफ स्पान 90 से 120 डेज होता है RBC का लाइफ स्पान। जब RBC का लाइफ स्पान कंप्लीट हो जाता है तो RBC हमारे स्प्लीन से होके गुजरती हैं। तो RBC की जब लाइफ स्पान कम हो जाता है तो जो उनकी कुछ कैपेसिटी होती है, जैसे वो स्क्वीज होती हैं एंड उनके अंदर रिकॉल होने की कैपेसिटी, जिससे वो इजीली नैरो कैपिलरीज के अंदर से पास आउट हो जाते हैं। लेकिन आफ्टर 120 डेज वो RBC हैं जो हमारी उस फंक्शन को खो देती है, स्क्वीज होने के फंक्शन को खो देती हैं, जिसकी वजह से जब वो RBC आपके स्प्लीन के अंदर जाती है, क्योंकि स्प्लीन हमारा स्प्लीन के अंदर एक प्रोसेस कंप्लीट होती है एक सिस्टम के थ्रू। उस सिस्टम का नाम है रेटिकुलो एंडोथीलियम सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कुछ मैक्रोफेजेस सेल्स प्रेजेंट होती है। उन मैक्रोफेजेस सेल्स का नाम होता है रेटिकुलर मैक्रोफेजेस सेल्स। यहाँ पे मैक्रोफेजेस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, रेटिकुलर मैक्रोफेजेस सेल्स। ये मैक्रोफेज सेल्स हमारे वहाँ पे फैगोसाइटिक फंक्शन को कंप्लीट करती हैं। तो आप ध्यान से सुनना, मैं फिर से बोलता हूँ। हमारी RBC 120 डेज के बाद में जब स्प्लीन से होकर गुजरती हैं, वहाँ की कैपिलरीज होती हैं, वहाँ की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनकी इनर लाइनिंग को हम ट्यूनिका इंटीमा होती है जो एंडोथीलियम की बनी होती है। तो जब ये RBC फॉर एग्जाम्पल उसका साइज इतना बड़ा है एंड इसके अंदर से होकर गुजरेगी तो ये RBC रप्चर होना शुरू होगी और यहाँ की मैक्रोफेजेस सेल्स के द्वारा इसको रप्चर किया जाएगा। और यहाँ से RBC का टूटना मतलब हीमोग्लोबिन का टूटना। एंड हीमोग्लोबिन टूटता है तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। हीमोग्लोबिन यहाँ पे
ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि आरबीसी का टूटना मतलब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होना। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आरबीसी का टूटना मतलब हीमोग्लोबिन का टूटना, और हीमोग्लोबिन टूटेगा किसके थ्रू? मैक्रोफेजेस सेल्स के द्वारा उसका क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन किया जाएगा। और ये हीमोग्लोबिन आपका दो चीजों में डिवाइड होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन आपका दो चीजों से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम की अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो आता है आयरन एंड प्रोटोपोरफायरिन। प्रोटोपोरफायरिन एंड ग्लोबुलिन के अंदर दो कंपोजिशन होते हैं, दो अल्फा चेन एंड दो बीटा चेन प्रेजेंट होती है। लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन होता है वो हमारी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स कैरी करता है, जिसके अंदर अल्फा 2 होती हैं एंड 2 बीटा चेन्स होती हैं, जिनके साथ हर एक चेन के साथ ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। इन्हीं के साथ में आयरन भी अटैच होता है। ठीक है गाइस, सो हमें क्या पता चला कि प्रोटोपोरफायरिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि जब स्प्लेन में लंबे समय तक पड़ा रहता है तो वो कन्वर्ट होता है बिलीवर्डीन के अंदर। ठीक है गाइस, अच्छे से समझने की कोशिश करना। हमने आरबीसी का जब लाइफ स्पान कंप्लीट हुआ तो वो जब हमारे स्प्लीन में गई, स्प्लीन के अंदर 300 ml ब्लड प्रेजेंट होता है, स्टोर रह सकता है, इसीलिए हम इसे स्टोर, यहाँ पे जो ब्लड का स्टोरेज होता है हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है 300 ml। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आरबीसी का लाइफ स्पान कंप्लीट होने पे वो डिस्ट्रॉय होती है। डिस्ट्रॉय होने के बाद वहाँ के फेगोसाइटिस के द्वारा फंक्शन के द्वारा मैक्रोफेज सेल प्रेजेंट होती है। मैक्रोफेजेस सेल्स हम पढ़ेंगे जब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो वहाँ पे सेल्स कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे फिर जैसे मैक्रोफेजेस के द्वारा हीमोग्लोबिन जब यहाँ पे फेगोसाइट फंक्शन के द्वारा रप्चर होता है, हीमोग्लोबिन टूटता है, वो दो तरीके से डिवाइड होता है, हीम एंड ग्लोबिन में। हीम क्या है? इसके अंदर दो कंपोजिशन होते हैं, आयरन एंड प्रोटोपोरफायरिन। प्रोटोपोरफायरिन क्या होता है? जब हमारे प्रोटोपोरफायरिन जब स्प्लीन में लंबे समय तक पड़ा रहता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? बिलीवर्डीन के अंदर। तो प्रोटोफायरिन कहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बिलीवर्डीन के अंदर। प्रोटोपोरफायरिन ये क्या करता है? स्प्लीन के अंदर लॉन्ग टाइम रहने की वजह से बिलीवर्डीन में कन्वर्ट होता है। और बिलीवर्डीन क्या है? ये एक ग्रीन पिगमेंट है। ठीक है गाइस, अच्छे से सुनना, बिलीवर्डीन एक ग्रीन पिगमेंट है। फिर ये बिलीवर्डीन क्या होता है? बिलीवर्डीन रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाता है? बिलिरुबिन के अंदर। ये बिलीवर्डीन किस में कन्वर्ट हुआ? बिलिरुबिन के अंदर। किसकी प्रेजेंस में? बिलीवर्डीन रिडक्टेज की प्रेजेंस में। ये एंजाइम की जिस वर्ड के लास्ट में एज लग जाता है, जैसे रिडक्टेज, वो सब क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। सो हमने डिस्कस किया प्रोटोपोरफायरिन से बिलीवर्डीन बनता है, बिलीवर्डीन रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ये हमारा बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये अब हमारे पास क्या आ चुका है? बिलिरुबिन। इसके नेक्स्ट फीचर फिजियोलॉजी हम इसके बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्या आ चुका है? बिलिरुबिन आ चुका है। अब बिलिरुबिन के बारे में कुछ 2-4 बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। बिलिरुबिन एक यहाँ पे जो बनता है वो बनता है आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन क्या होता है? दो तरीके का होता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, तो मैं कहूँ आरबीसी का एंड प्रोडक्ट क्या कहलाता है? बिलिरुबिन। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिलिरुबिन का क्या है यहाँ पे? एंड प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी विच इज नोन एज बिलिरुबिन। अब बिलिरुबिन क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर बिलिरुबिन दो तरीके से प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। इसको ध्यान रखना। इसके आगे हम अभी पैथोफिजियोलॉजी, जो इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास बिलिरुबिन आ चुका है। ठीक है, इससे आगे आप कंटिन्यू करना, जो मैं बता रहा हूँ आप उसको सेपरेट से नोट करना।
अब हमारे पास क्या आ चुका है, बिलीरुबिन। एंड ये जो बिलीरुबिन आया है वो कौन सा है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ये एक फैट सोल्यूबल होता है, इसका दूसरा नाम होता है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। ठीक है गाइस, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन किसको कहते हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कहते हैं, जो किस नेचर का होता है, फैट सोल्यूबल नेचर का होता है, और किसी चीज़ को हमारी बॉडी से एक्सक्रेट आउट होने के लिए उसे वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट होना जरूरी होता है, क्योंकि हमारी यूरिनरी सिस्टम से वहाँ पे वाटर फॉर्म के अंदर चीज़ें निकलती हैं। सो इसका किस में कन्वर्ट होना जरूरी होता है, वाटर सोल्यूबल के अंदर। अभी बिलीरुबिन के बारे में बात करते हैं। फिर आता है हमारा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ये एक वाटर सोल्यूबल बिलीरुबिन होता है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल होता है, और इसका दूसरा नाम होता है डायरेक्ट बिलीरुबिन। ठीक है गाइस, इसका दूसरा नाम क्या कहलाता है, डायरेक्ट बिलीरुबिन। ओके, तो अब इनकी और फिर हमारी बॉडी के अंदर इन दोनों को मिला के हम कहते हैं टोटल बिलीरुबिन। टोटल बिलीरुबिन। अब इनका नॉर्मल लेवल कितना होता है, ऐसे कौन सा लेवल होता है जिसके ऊपर होते ही इनको हम हाइपर बिलीरुबिनीमिया की कंडीशन के अंदर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, तो आप इस तरीके से याद रखना है, डायरेक्ट बिलीरुबिन का जो नॉर्मल लेवल होता है 0.2 mg पर DL होता है, इसका जो नॉर्मल लेवल होता है 0.2 to 0.8 mg पर DL होता है। टोटल बिलीरुबिन का जो लेवल होता है वो होता है 0.8 to 1.2 mg पर DL। मतलब सीक्वेंस ये याद रखना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 0.2 से स्टार्ट की 0.2 to 0.8 mg पर DL, देन इसके बाद में 0.8 to 1.2 mg पर DL। कुछ बुक्स के अंदर 0.5 to 1.5 mg पर DL भी इसकी नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, सो हमने डिस्कस किया नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो इसी बेसिस पे हम अब इसको कन्वर्ट करेंगे हाइपर बिलीरुबिनीमिया के अंदर। फॉर एग्जांपल के लिए हमारी बॉडी के लिए ये हार्मफुल नहीं है, क्योंकि ये एक्सक्रेट आउट हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब इसका लेवल मोर देन 5 mg पर DL हो जाता है तो इसको हम कहते हैं हाइपर बिलीरुबिनीमिया। हाइपर बिलीरुबिनीमिया। ठीक है गाइस, इसको हम क्या कहेंगे, हाइपर बिलीरुबिनीमिया। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल कितने से ज़्यादा होने पे कंडीशन कहलाती है हाइपर बिलीरुबिनीमिया की। तो नॉर्मल लेवल पता है, इससे ज़्यादा होते हम कह देंगे हाइपर बिलीरुबिनीमिया। लेकिन अगर टोटल बिलीरुबिन मतलब इसको और इसको मिला के कितने से लेवल ज़्यादा हो जाए, उसको हम कहेंगे कि उसको हम कह सकते हैं हाइपर बिलीरुबिन। फॉर एग्जाम्पल के लिए मोर देन 12 mg पर DL की कंडीशन में हम कहते हैं, जब टोटल बिलीरुबिन का लेवल आपका मोर देन 12 mg पर DL हो जाता है तो उसको हम कह देते हैं हाइपर बिलीरुबिनीमिया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, सो आप ध्यान रखना। हम डिस्कस करेंगे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के बारे के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि यही बॉडी के लिए हार्मफुल है, और बिलीरुबिन जो बनता है ये एक येलोइश पिगमेंट है, येलो कलर का पिगमेंट है, एंड जो बिलीवर्डिन होता है वो एक ग्रीन पिगमेंट है। ठीक है गाइस, ध्यान रखना। सो येलो पिगमेंट कौन सा है हमारा, बिलीरुबिन येलो पिगमेंट ही कहलाता है। अब इसकी जो फिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं कि कैसे अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट होते हैं। सो आइए डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ लिया, हमारे पास क्या आ चुका है, बिलीरुबिन आ चुका है। बिलीरुबिन मतलब कि जो स्प्लीन से हमारे वहाँ पे बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन बना है, वो कौन सा बना है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन चुका है हमारे पास, जो कि एक फैट सोल्यूबल है।
अब क्या होता है, ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन्स ये इन द प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन, एंड एल्ब्यूमिन हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन होती है जो कि लगभग 60% पार्ट कवर करती है प्रोटीन्स का, ठीक है, जिसका नॉर्मल लेवल होता है, एल्ब्यूमिन का नॉर्मल लेवल होता है 4.7 mg/dl, ठीक है गाइस, 4.7 mg/dl, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन्स एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड विद एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होके ये कहाँ जाता है, लीवर में जाता है। ये सिंगल नहीं जाता है, इसको एल्ब्यूमिन लेके जाती है। एल्ब्यूमिन इसको कहाँ लेके गई, लीवर के अंदर, एंड एंटर इन टू द लीवर। अब लीवर के अंदर क्या होता है, वहाँ पे एक UDPGT नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है। लीवर के अंदर UDPGT नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ UDPGT, यूरिडिलिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज, ठीक है गाइस, नाम ध्यान रखना, यूरिनिल डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर ये किस में कन्वर्ट होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिनिल डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ बाइंड करके कन्वर्ट कर दिया जाता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लीवर में जा चुका है, ठीक है गाइस। यहाँ पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, UDPGT, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, इस एंजाइम की सहायता से यहाँ पे ग्लूकोरोनिक एसिड, ठीक है, ग्लूकोरोनिक एसिड की सहायता से यहाँ पे इसको ऐड करके, इस ग्लूकोरोनिक एसिड को अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के साथ ऐड करके किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या है, एक वाटर सोल्युबल बिलिरुबिन है, वाटर सोल्युबल बिलिरुबिन है, ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपका एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होकर लीवर में चला जाता है। लीवर में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है UDPGT। इसकी सहायता से ग्लूकोरोनिक एसिड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर ऐड करके उसको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर आपका जो यहाँ से जो बिलिरुबिन है, बाइल के कंपोजिशन के अंदर से एक बिलिरुबिन पिगमेंट भी होता है बाइल कंपोजिशन के अंदर। फॉर एग्जांपल के लिए कोलेस्ट्रॉल, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, लेसिथिन, बाइल एसिड, बाइल साल्ट एंड बिलिरुबिन पिगमेंट, ये क्या है, बाइल के कंपोजिशन है। तो बाइल के साथ मिलकर के आपका बिलिरुबिन होता है, वो हमारे डिओडिनम मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो मैंने क्या बोला, हमारा बन चुका है, क्या बन चुका है यहाँ पे, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, मतलब वाटर सोल्युबल हमें चाहिए था, वो कन्वर्ट हो चुका है। तो ये वाटर सोल्युबल क्या करता है, ये ड्रेन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, किसके थ्रू आता है, ये बाइल के साथ आता है। बाइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल हो गया, वाटर हो गया, बिलिरुबिन पिगमेंट हो गया, लिसेथिन हो गया, बाइल साल्ट हो गया, बाइल एसिड हो गया। ये क्या है, कंपोजिशन है किसके, बाइल के। तो उसकी सहायता से आपका बिलिरुबिन लीवर से निकल के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। लीवर से बाइल डक्ट निकलती हैं दो, ठीक है, वो क्या करती हैं, वहाँ से आके हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट वगैरह वहाँ से मिलके एक स्पिंटर होता है, उसके थ्रू यहाँ पे आके स्पिंटर ऑफ ओडाई होता है, वो आके कहाँ खुलता है, आपके डिओडिनम के अंदर, जिसकी सहायता से यहाँ पे आपका बाइल जो आपका बिलिरुबिन है वो कहाँ आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, या फिर कह सकते हैं डिओडिनम, ठीक है, डिओडिनम के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, डिओडिनम के अंदर हमारे जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे जो
हमारे न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते हैं वो एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ माइक्रोफ्लोराज प्रेजेंट होते हैं जो कि कुछ अमाउंट में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में फिर से कन्वर्ट कर देते हैं, और कुछ अमाउंट में जो आपका ये बिलिरुबिन है वो फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी सहायता से, तो समझने की कोशिश करना, आपका आ चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन reabsorb in small intestine and via enterohepatic circulation, एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन मतलब कि आपको पता होता है हमारे जीआईटी फॉर एग्जांपल स्टोमक से, इंटेस्टाइन से, पैनक्रियास से, मतलब वहाँ से एक पोर्टल वेन निकलती है, बहुत सारी वेन निकल के एक वेन के अंदर जाती हैं और ये मिलके पोर्टल वेन बनाती है। ये पोर्टल वेन आपके कहाँ जाती है? लीवर के अंदर। और लीवर में क्या होता है? वहाँ पे सिनोसाइड एंड कैनिकुलाई प्रेजेंट होते हैं। आपकी बहुत सारी, जब जीआईटी आएगा तब अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको कि कैनिकुलाई क्या होती है एंड सिनोसाइड क्या होती है। वहाँ पे जो ये पैनक्रियाटिक या पोर्टल वेन है वो आपके सिनोसाइड के अंदर जाती है, और वहाँ से सिनोसाइड में क्या होता है, आपका कौन सा बिलिरुबिन प्रेजेंट है इस पोर्टल वेन के अंदर? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ये वाला, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ? रीअब्जॉर्ब हुआ और कहाँ चला गया? एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में। तो एक बात बताओ मुझे, जो चीज़ रीअब्जॉर्ब हुई है वो कहाँ जाएगी? लीवर के अंदर फिर से, ठीक है। किसके थ्रू? विया पोर्टल वेन, पोर्टल वेन के थ्रू जाएगी। फिर वहाँ पे पोर्टल वेन लीवर के अंदर जाने के बाद वहाँ से जो लीवर से जो वेन निकलती है वो कौन सी वेन होती है? हिपेटिक वेन, ठीक है। हिपेटिक वेन होती है, और हिपेटिक वेन क्या करती है? आपकी हिपेटिक वेन आपके इंफीरियर वेना केवा में जाती है। इंफीरियर वेना केवा कहाँ जाती है? हमारे राइट एट्रियम के अंदर, एंड देन राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम, एंड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये सर्कुलेशन आपको पता होगा। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो आपका कहाँ जाएगा? सिस्टम के अंदर, सिस्टम के अंदर जाएगा तो ब्लड सप्लाई किडनी को भी होगी। किडनी को जो ब्लड सप्लाई होगी वहाँ पे क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा ब्लड का, क्योंकि अभी तक आपके ब्लड के अंदर कौन सा बिलिरुबिन चल रहा है? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अब किडनी के पास चला गया वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, वहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा इस चीज़ का। और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एक वाटर सोल्यूबल है, और हमारी किडनी के अंदर उस बिलिरुबिन को एक वाटर फॉर्म के अंदर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो दो कंडीशन बन रही है, कुछ बाइल, तो कुछ जो अमाउंट है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का वो आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। देखो ऊपर समझना, ये पूरा साइकिल मैंने समझाया है, एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं। मतलब कुछ अमाउंट तो आपका इंटेस्टाइन में था और कुछ कहाँ चला गया? किडनी के अंदर, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ही तो रीअब्जॉर्ब हुआ था। तो यहाँ पे अब बिलिरुबिन एक येलो पिगमेंट है, तो अब आपके स्टूल से एक्सक्रीट आउट होगा। ये स्टूल से एक्सक्रीट आउट होता है, उसको क्या कहते हैं? स्टर्को बिलिनोजन, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? इसीलिए तो स्टूल का कलर कौन सा होता है? येलो कलर होता है। एंड किडनी से जो निकलता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वो कौन सा फॉर्म में निकलेगा? यूरिन फॉर्म में। तो उसको क्या बोलेंगे? यूरो बिलिनोजन। इसीलिए तो यूरिन का कलर भी येलो होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अच्छा एक बार फिर से समझते हैं। देखो हमने क्या बोला, स्प्लीन्स के अंदर हमारे क्या बन चुका था? बिलिरुबिन बन चुका था। बिलिरुबिन रिडक्टेज, बिलिवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है, जो कौन से टाइप का कहलाता है? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। वो क्या करता है? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होकर आपके लीवर में चला जाता है। वहाँ पे लीवर के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं UDPGT एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज, उसको शॉर्ट फॉर्म आप याद रख सकते हो। ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है? ग्लूकोरोनिक एसिड उसके अंदर ऐड करके उससे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वहाँ से उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ड्रेन कर दिया जाता है बाइल की सहायता से। वहाँ पे
जो कुछ अमाउंट में फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू वहाँ पे आपके लीवर में चला जाता है, और वहाँ पे जो बिलिरुबिन प्रेजेंट इंटेस्टाइन में वो स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और जो किडनी में गया है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी है। एक चीज़ों का एक दूसरे से लिंक करते जाएंगे तो हमारे सामने निकल के आते हैं दो वर्ड, स्टर्कोबिलिनोजन एंड यूरोबिलिनोजन। अब फॉर एग्जांपल के लिए तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन हम बात करें कि ऐसी कोई कंडीशन जहाँ पे बिलिरुबिन कन्वर्ट ही ना हो, किसमें, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर। तो बच्चों में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनमें जो हमारा लीवर और किडनी होता है वो 12 to 18 मंथ तक इमेच्योर होते हैं, तो वहाँ पे जो ये एंजाइम प्रेजेंट होता है वो वर्क नहीं करेंगे। तो इसके पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। ये नॉर्मल है, समझ आएगा आपको, थोड़ा कंसंट्रेट करना। तो यहाँ पे हमने बिलिरुबिन की नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी पढ़ ली है। देन इसके बाद में डिस्कस करते हैं, हमने पढ़ लिया है कि बिलिरुबिन का लेवल कितने से ज़्यादा हो जाए तो हम उसे कहते हैं हाइपर बिलिरुबिनेमिया, ठीक है। तो इसके टाइप्स हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या डिस्कस करते हैं, हाइपर बिलिरुबिनेमिया के बारे में। जैसे कि एक एग्जांपल और है, मोर देन 5 mg मैंने बताया, उसको तो अंदर तो होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल। इफ़ मोर देन 12 mg पर DL हो जाता है तो ये होता है टोटल बिलिरुबिन, ठीक है गाइस। लेकिन अगर मोर देन 20 mg पर DL हो जाता है तो ये क्या करता है, मोर देन 20 mg हमारे ब्लड ब्रेन बैरियम, मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लासेस में, नर्वस टिश्यू डिस्कस किए थे तब, कि इसको ओनली फैट सोलुबल चीज़ें ही क्रॉस करते हैं, और हमारे पास जो बना है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ये एक फैट सोलुबल है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा ये, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे एक कंडीशन देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं कर्निक टेरस। ओके गाइस, तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं क्योंकि ये हमारे ब्रेन के अंदर एंटर कर जाएगा, जिसकी वजह से एक कंडीशन देखने को मिलती है बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी। बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी में दो तरह की कंडीशन देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि आपके ब्रेन में चला गया, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी का मतलब होता है ब्रेन के अंदर का इन्फ्लामेशन, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे माइल्ड कंडीशन में अंदर आपको देखने को मिलता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन से टाइप का हियरिंग लॉस देखने को मिलता है बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी में, कंपटीशन में आया क्वेश्चन है सेंसरी न्यूरल। एक और होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जब हम एनाटॉमी में ईयर की एंड आई की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तब इसको अच्छे से समझेंगे, ईयर के अंदर कि कैसे हियरिंग लॉस होते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आ जाता है, फिर आता है सीवियर। सीवियर कौन सी कंडीशन होती है, सीवियर के अंदर हमें देखने को मिलता है कर्निक टेरस। ये एक सीवियर फॉर्म है किसकी, बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी की। ये कब देखने को मिलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब मोर देन 20 mg पर DL का लेवल बिलिरुबिन का हो जाता है, तो उसकी वजह से ये कंडीशन होती है बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी, जिसमें दो तरीके से आपको कंडीशन देखने को मिलता है, माइल्ड एंड सीवियर। सीवियर होता है वो कर्निक टेरस होता है, जो कि मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी। इसकी वजह से ये क्या होता है, यहाँ पे जो बिलिरुबिन का लेवल है वो आपके बेसल गैंग्लिया में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो ये बिलिरुबिन होता है, ये हमारे बेसल गैंग्लिया में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है गाइस। बेसल गैंग्लिया, जो ये बिलिरुबिन है बेसल गैंग्लिया में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। बेसल गैंग्लिया किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मोटार एक्टिविटी के लिए। तो ये कौन सी एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मोटार एक्टिविटी, ठीक है गाइस। मोटार एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो उस बच्चे के अंदर मोटार एक्टिविटी नहीं होगी, जिसकी वजह से एसिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है एसिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स
कौन से कंडीशन में देखने को मिलता है? ऑप्शन में अगर आपके पास हाइपर बिलिरुबिनेमिया या फिर कर्निकटेरस दे रखा हो तो राइट आंसर होगा आपका ये वाला। सो यहाँ पे एसिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स, एसिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो कितना सिंपल ही है, लेकिन चीज़ों को जब लिंक करना आता है तो हम ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं। कंपटीशन के अंदर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एसिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है। सो गाइस, हमने क्या देखा, इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया है हमने। ओके, देन अब हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इसके हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे और कैसे टाइप्स के अंदर हम ट्रीटमेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, ठीक है, जो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से जो जॉन्डिस होता है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से जो जॉन्डिस होता है उसके टाइप्स हम डिस्कस करेंगे और इनके अंदर ट्रीटमेंट जैसे फोटोथेरेपी हो गया, और एक और होता है एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके अंदर हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अब आज की क्लास हम फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको देखेंगे, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लासेज के अंदर इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। एंड प्लीज़ गाइज, मेरी रिक्वेस्ट आपसे, जो क्लासेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट कंपटीशन में उनको इन चीज़ों की वैल्यू समझ में आती है, जो बच्चे स्टैंडर्ड BSc स्टैंडर्ड के अंदर हैं अभी वो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, फिर बाद में उन्हें बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि जब वो कंपटीशन में एंटर करेंगे तो फिर वहाँ पर उन्हें बहुत सारा उनके पास बर्डन आ जाता है। सो आप क्लासेस को अभी से लेना शुरू कीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। एंड हम जो क्लासेस दे रहे हैं, आपको अगर वहाँ से कोई इश्यूज हो तो बता दीजिएगा, क्लासेस को फिर से कंडक्ट करवा देंगे। एंड आपकी OBG की क्लासेज जल्दी फिर से शुरू करवा देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे की कंप्लेंट्स थी क्लासेज से, तो उनको हम फिर से एक बार रिकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है गाइस। सो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।